नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक को लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर के कितने भेद होते हैं। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरा सपोर्ट करिए। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है अक्षर की। मुख से निकली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। यानी मुख से जो कुछ भी निकलेगा वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। ध्वनि सार्थक होना चाहिए। मुंह से जो भी निकलेगा वह सभी क्या होती है? सार्थक होनी चाहिए। अक्षर क्या होते हैं? अनश्वर होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। ध्वनि मौखिक भाषा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा सार्थक ध्वनि के मेल से बनती है, ठीक है ना। तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है वर्ण। अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। और वही अक्षर जब लिखित रूप में दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वर्ण ध्वनि का सांकेतिक और काल्पनिक रूप है। वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ण जो है लिपि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से शब्द बनते हैं, ठीक है ना, जो विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। वर्ण से शब्द बनते हैं जो विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वर्ण के सार्थक खंड नहीं होते हैं। यानी वर्ण के सार्थक खंड नहीं किया जा सकते। जैसे कह देखिए, जैसे मान लीजिए ये का है, इसके हम ये कर सकते हैं, लेकिन अब कोई कहे इस का के और खंड कर दे तो फिर ये निरर्थक हो जाएगा। यहाँ तक तो ये सार्थक है क्योंकि हमारे वर्णमाला में का इसी तरह मिलते हैं जिसके हलंत लगे होते हैं नीचे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई कह दे इसके और खंड कर दे तो फिर वो सार्थक नहीं रह जाएंगे। तो वर्ण के क्या है? सार्थक खंड नहीं होते। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं वर्ण समूह। वर्णों के संकलित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। वर्णों के संकलित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। और हिंदी में वर्णों का समूह कितना होता है? 52 का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को उच्चारण, स्थान और समय की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्णों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। यानी 3 प्रकार बताए गए हैं वर्णों के: स्वर, व्यंजन, आयोगवा। तो आज हम देखेंगे स्वर। स्वर क्या है? स्वर वे मौलिक होते हैं, वे वर्ण जो मौलिक होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। यानी जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में वायु निर्वागत से बाहर निकलती है और यह स्वतंत्र वर्ण होते हैं, ठीक है ना। जब मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाए, वो सभी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा, वायु बिना रुकावट के, बिना घर्षण के रुक जाती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। वो कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ एवं री। ये 11 हैं। पहले 10 था, बाद में री को जोड़ दिया गया है। लेकिन संस्कृत में वही
स्वर कितने हैं? 13 हैं, और 10 तो 11 वो हो गए, और बड़ी री और री जोड़ दिया जाता है। यह आपको दीर्घ स्वर संधि में पढ़ने के लिए मिलता है संस्कृत के, ठीक है ना। यहाँ से इसको तैयार रखिए। संस्कृत में स्वरों की संख्या, कुल मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 13, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के भेद 4 होते हैं। पहला लघु या ह्रस्व, दूसरा गुरु व दीर्घ, तीसरा संयुक्त, चौथा प्लुट। कहीं कहीं आपको 3 ही मिलेगा, संयुक्त को दीर्घ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है, इस समय की गिनती 1 मानी जाती है। यानी कि जब आप कभी छंद पढ़ेंगे तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी केवल 1 गिनती मानी जाती है, और उन्हें छंद शास्त्र में लघु मात्रा कहते हैं। और लघु मात्रा का चिन्ह क्या होती है? 1 पाई, ऐसे गिनते हैं। छंद जब पढ़ेंगे आप तो 1 और दीर्घ के लिए वर्तुकाकार यस बनाते हैं, ठीक है ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या सामान्य समय लगता है और जिनकी गिनती 1 मानी जाती है, इसे छंद शास्त्र में लघु मात्रा या लघु स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ठीक है। अब आता है दीर्घ या गुरु स्वर, ठीक है ना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु के अपेक्षा 2 गुना समय, याद रखिएगा 2 गुना समय, तो जब 2 गुना समय लगेगा तो इसकी मात्रा भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके समय की गिनती 2 मानी जाती है, जिसे संत शास्त्र में गुरु या दीर्घ स्वर कहा जाता है। और गुरु स्वर को ये अंग्रेजी के वर्तुकाकार चिन्ह, ठीक है ना, यस की भांति होता है, इसे वर्तुकल कहा जाता है, ठीक है ना, या अवग्रह कहा जाता है, ठीक है ना, इससे चिन्हित किया जाता है। तो इन मात्राओं से क्या होता है? इसकी मात्रा 2 मानी जाती है, छंद शास्त्र में इसे गुरु कहा जाता है और इसे यस से दर्शाते भी हैं। आगे देखिए, गुरु स्वर 3 होते हैं और जो दीर्घ 2 समान स्वर का मेल होता है। दीर्घ स्वर का 2 समान स्वरों के मेल से बनता है या होता है। देख लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। देखिए 2 समान छोटा छोटा मिल करके बनाता है। इसी तरह छोटी ई मिल के बनाती है बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ। आप ये दीर्घ स्वर संधि में पढ़ेंगे, इसलिए इसको आप विशेष समझ लीजिएगा। बड़ा आ, छोटा आ से मिल के बनता है बड़ी, छोटी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ। तो जो 2 समान स्वरों के मेल से बने वो क्या कहलाता है? गुरु स्वर कहलाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है, याद रखिएगा। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का भी बहुत महत्व है, खासकर संधि में। वे वर्ण जो 2 असमान स्वर के मेल से बनते हैं। असमान मतलब अलग अलग, जिनका कोई अलग अलग 2 स्वर मिल करके एक नया स्वर बनाते हैं। इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है और इनकी भी मात्रा क्या होती है? गुरु ही होती है, और इसको ही अवग्रह से चिन्हित किया जाता है। जैसे देखिए ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए ए को आ प्लस ई से मिलता है और इसकी 1 पाई होती है मात्रा। ऐ जो होता है छोटा आ और ए, इसकी मात्रा क्या होती है? 2 पाई होती है, ठीक है ना। ओ जो होता है आ प्लस ऊ और इसके 1 डंडे 1 पाई होती है। औ जो होता है आ प्लस ओ, ठीक है ना, इसकी मात्रा क्या होती है? 1 डंडा 2 पाई। तो ये जो होता है ये आपका ए और ओ आपका किस में रहेगा? गुण स्वर संधि में, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो आपका ऐ औ रहेगा वो आपका वृद्ध स्वर संधि में, ठीक है ना। तो इन दोनों का कैसे बनते हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। जो ऐ और औ बनता है आ प्लस ए से मिलकर बनता है ऐ, आ प्लस ओ से मिलकर बनता है औ,
ठीक है ना। और जो ए बनता है आ प्लस ई से, ओ जो बनता है आ प्लस ऊ से, ये आप दोनों का यहाँ पर याद रखिएगा। और इनकी भी मात्रा 2 ही गिनी जाती है, ये भी 2 मतलब इनके उच्चारण में भी 2 गुना का समय लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ या लघु स्वर दीर्घ या गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़े, प्लुत स्वर। ये वर्ण जिनका उच्चारण होता है किंतु उसे लिखा नहीं जाता, मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण तो होता है किंतु उन्हें हिंदी में लिखा नहीं जाता, अपितु उनके स्थान पर 2 प्रकार के सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग होता है, एक ये चिन्ह और एक ये। इन चिन्हों के स्थान पर लघु स्वर आ का उच्चारण होता है और उच्चारण में 3 गुना का समय लगता है। तो अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना का समय लगे, 3 गुना, ठीक है ना, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्लुत स्वर कहा जाता है। और इनको आ से उच्चारित किया जाता है। जैसे इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ओम, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? आराम, ठीक है ना, आराम, ये नहीं, छोटा आ रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार स्वर का भेद हो गया। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, इनकी संख्या 2 होती है। और ये प्रयोग संस्कृत के संधि में किस में प्रयोग होता है? एक स्वर संधि का भेद होता है, पूर्व रूप स्वर संधि। हिंदी में तो नहीं होती लेकिन संस्कृत में होती है, और इसका बहुत प्रयोग होता है इन दोनों का, याद रखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है बनाने में और आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई रोचक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।